नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है अपने योगी सर के साथ योगी की पाठशाला में। अल्कोहल फिनॉल्स क्लास 12 की सीरीज चल रही थी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वो सारी रिएक्शंस खत्म कर ली थी जिसमें पूरा अल्कोहल का मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा था, सच एज डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन और रिएक्शन विद कॉपर, हीटेड कॉपर के साथ। आज का लेक्चर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ फिनॉल्स। प्लीज, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है न्यूक्लियोफाइल से फिनॉल सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, OH ग्रुप न्यूक्लियोफाइल के अटैक से नहीं सब्स्टिट्यूट हो सकता। तो आप लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस है फिनॉल की, दैट इज योर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। तो पहले चीज समझते हैं कि फिनॉल पर अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आता है तो वो कहां अटैक करेगा। तो सबसे पहले मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना लेता हूं फिनॉल के, ठीक है ना यार। ये यहां पर तो हम लोगों को बहुत अच्छे से कैनोनिकल्स बनाने आते हैं। ये डबल बॉन्ड O, ये H, एक लोन पेयर और एक पॉजिटिव चार्ज। अब ये भाई जी अंदर, ये भाई जी बाहर। याद आ रहे हैं? प्लीज देख लो, क्लास 11 में बहुत बनवाई थी रेजोनेंस। अब ये अंदर और ये भाई साहब बाहर। ये यहां पर, ये ऐसे OH डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव, ये ऐसे और ये भाई साहब वापस ऊपर। ध्यान से देख लेना, यहां से कुछ जनरल डिस्कशन करने वाला हूं प्लीज। कैनोनिकल 1, कैनोनिकल 5, ठीक है ना यार। 1 2 3 4 5 सबसे ज्यादा स्टेबल कैनोनिकल्स थे। अरे क्लास 11 में बहुत डिस्कस करा था। ये इसकी क्या हो जाएगी? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप लोगों ने ये चीज देखी कि जो अल्कोहल्स हैं, जो आपकी जो फिनॉल्स हैं, जो OH ग्रुप लगा हुआ है रिंग के साथ, वो ग्रुप टू रिंग रेजोनेंस दिखाते हैं। मतलब जो चार्ज डेंसिटी है वो ग्रुप से ट्रेवल करती है रिंग पर। एसओ को क्या बोलते हैं? प्लस आर ग्रुप्स। तो प्लस आर ग्रुप होने की वजह से ये लोन पेयर डेंसिटी, या जो मैं बोलूं ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आपकी रिंग पर माइग्रेट हुई। आपकी सारी रिंग पर ये क्या हुई? आपकी डीलोकलाइज हुई ना यार। आपका सारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस रिंग पर डीलोकलाइज हो गया, जिसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को भेजता हूं, ध्यान से देखना, जिसकी वजह से अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल को भेजता हूं तो वो दो पोजीशंस पे अटैक करेगा, ऑर्थो पे और पैरा पर। क्योंकि प्लस आर ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशंस पर मेरी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है। तो आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता चल गई कि फिनॉल्स पर अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराओगे तो ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे, मतलब दे आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड है, मतलब इसके ऊपर इतनी ज्यादा चार्ज डेंसिटीज है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कि आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स नहीं बनते, आपके पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनते हैं। 1 मिनट का पॉज लेते हैं, आंख बंद करते हैं, पुराना चैप्टर विजुअलाइज करते हैं। यही अगर मेरी हेलो बेंजीन होती या मेरी हेलो एरीन होती तो वो रिंग इतनी ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं थी। मतलब उस पे जब मैं इलेक्ट्रोफाइल भेजता था तो इतनी ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाती थी। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स वो रेजोनेंस से डोनेट करते थे उससे ज्यादा -I से विड्रॉ कर लेते थे। मतलब -I वॉज ग्रेटर देन देयर प्लस आर। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर जो रिंग है वो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है अगर मैं बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज भेजूंगा तो वो ऑर्थो पैरा ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, या मैं बोलूं पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मेजरली फॉर्म करती हैं। तो अगर आप लोग अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स फॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग अलग रिएजेंट्स लेंगे। तो प्लीज आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हेलोजिनेशन से। किससे स्टार्ट करते हैं यार? हेलोजिनेशन से। मतलब अब मैं क्या कराने जा रहा हूं? अपनी फिनॉल की रिंग पर हेलोजिनेशन कराने जा रहा हूं। जनरली देखना, जनरली जब भी मैं हेलोजिनेशन कराता हूं तो हेलोजिनेशन में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे एक हेलोजन चाहिए, चाहे Cl2 ले लूं चाहे Br2 ले लूं, इन द प्रेजेंस ऑफ अ लुइस एसिड। मुझे यहां पर क्या चाहिए होता था? लुइस एसिड चाहिए होता। AlCl3 FeBr3 लुइस एसिड जैसे
AlCl3, FeBr3। प्लीज हाथ जोड़कर विनती है, अब की बार हेलोजिनेशन में लुईस एसिड्स मत ले लेना। उसके दो रीजन है। आपकी रिंग इतनी ज्यादा सफिशिएंट होती है कि वो नॉर्मल हेलोजन को पोलराइज कर ले। ये क्या करते थे, AlCl3 Cl2 के साथ AlCl4 नेगेटिव और Cl डेल्टा पॉजिटिव बनाता, क्लोरोनियम आयन जनरेट करता था। मतलब आपको लुईस एसिड्स चाहिए होते थे अपने हेलोजन के आपको इलेक्ट्रोफाइल्स बनाने के लिए। यहां पर इनकी नीड नहीं है। क्यों? पहला पॉइंट, आप इनको यूज इसीलिए नहीं करोगे क्योंकि आपकी रिंग पहले से ही इतनी ज्यादा पोलराइज्ड होती है, इतनी ज्यादा उस पर चार्ज डेंसिटी होती है कि वो इसको पोलराइज कर ले। मतलब सिंपल, अगर आप हेलोजन इनको किसी मीडियम में डाल के दोगे तो ये पोलराइज कर देंगे उस हेलोजन को, इनकी जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, लुईस एसिड्स इसीलिए भी मैं अवॉइड करता हूं इन रिएक्शंस में क्योंकि फिनॉल कि जो लोन पेयर्स है उसके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, वो एक लुईस बेस की तरह अटैक करेगी। तो यहां पर लुईस एसिड और लुईस बेस इंटरेक्शन भी होगा, सॉल्ट फॉर्मेशन भी होगी। तो प्लीज लुईस एसिड्स को मत लेना। तो अब क्या करना है, मैंने हेलोजिनेशन करानी है दो तरीके से। हेलोजिनेशन किसमें यार, पोलर मीडियम में, और हेलोजिनेशन एक नॉन पोलर मीडियम में। पहली चीज समझ आई कि आप लोग इनके केस में लुईस एसिड्स नहीं लोगे। मतलब आपको लुईस एसिड्स की नीड ही नहीं है इनकी हेलोजिनेशन में, क्योंकि लुईस एसिड की जरूरत ही नहीं है हेलोजन को पोलराइज करने के लिए। फिनॉल की रिंग सफिशिएंट है कि वो आपके हेलोजन को पोलराइज कर दे। दूसरी चीज, लुईस बेस की तरह फिनॉल्स बिहेव करती हैं, तो लुईस बेस और लुईस एसिड की इंटरेक्शन को रोकने के लिए भी मैं लुईस एसिड नहीं यूज करूंगा। तो अब मैं हेलोजिनेशन कराने जा रहा हूं, मतलब हेलोजन लूंगा, एक बार पोलर मीडियम में, एक बार नॉन पोलर मीडियम में। आइए देखते हैं क्या होता है। पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट्स बना देता हूं पोलर और नॉन पोलर मीडियम में, फिर समझाता हूं। ध्यान से देखते हैं। ये मेरी फिनॉल है, ठीक है ना। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है ऑर्थो एंड पैरा सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं, और ज्यादातर ये पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देती हैं क्योंकि इनकी रिंग हाईली एक्टिव होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ध्यान से देखना यार, ये काम मैंने कराया Br2, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ H2O। मेरा कैसा सॉल्वेंट है यार, ये पोलर सॉल्वेंट है। अब पोलर सॉल्वेंट क्या करेगा, इस रिंग को और ज्यादा, इसके H को पोलराइज कर लेगा। ये फिनो ऑक्साइड आयन में चेंज होगा। कहने का मतलब है जब भी आप पोलर सॉल्वेंट लेते हो तो ये और पोलराइज हो जाएगी, आपकी फिनॉल और ज्यादा एक्टिव हो जाएगी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आप लोगों को ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मतलब 3 जगह आप लोगों का Br लगेगा और 3HBr बाहर आएगा। दैट मीन्स आपको 3 मोल Br2 लेने पड़ेंगे। क्या कहने का मतलब है, H2O कैसा मीडियम है, मेरा एक पोलर मीडियम है। पोलर मीडियम में ध्यान रखना, पोलर मीडियम फिनॉल्स को फिनो ऑक्साइड में चेंज करके बहुत जल्दी पोलराइज कर देती है। मतलब और ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ने लग जाएगी। आपका पोलर मीडियम फिनॉल को फटाफट फिनो ऑक्साइड आयन में चेंज करेगा। कहने का मतलब है ये इसका ये H ले जाएगा पोलर मीडियम, इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो और ज्यादा ये चार्ज को डीलोकलाइज करना शुरू कर देंगे रिंग पर। तो पोलर मीडियम में फिनॉल्स को ये पोलराइज करके फिनो ऑक्साइड में चेंज कर देगा। किसमें चेंज कर देगा, फिनो ऑक्साइड में। तो पोलर मीडियम में आपकी फिनॉल्स फिनो ऑक्साइड में चेंज होंगी और ज्यादा चार्ज डेंसिटी रिंग पे बढ़ेगी। इसीलिए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आप लोगों का बनेगा। क्या बनेगा यार आप लोगों का, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल्स, ठीक है ना यार, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल्स। यही काम अगर मैं स्लाइटली पोलर मीडियम या नॉन पोलर मीडियम की प्रेजेंस में कराऊं, मतलब Br2 इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4 और CS2, या फिर मैं क्लोरोफॉर्म भी ले सकता हूं। मतलब अगर मैंने हैलोजन डाला इन CCl4 CS2 जो मेरे नॉन पोलर मीडियम है, स्लाइटली पोलर मीडियम डालूंगा तो ये रिंग इतनी ज्यादा पोलराइज नहीं होगी फिनो ऑक्साइड आयन में, ठीक है। मतलब Br2 को घोलने के लिए मुझे एक सॉल्वेंट चाहिए था, मैंने घोला, ठीक है। उसके साथ साथ ये रिंग उतनी ज्यादा पोलराइज नहीं हुई जितनी ज्यादा पोलर मीडियम के केसेस में होती थी।
तो यहां पर आपके मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स का मतलब आपको एक जगह Br ऑर्थो पे मिलेगा, एक जगह Br आपको पैरा पे मिलेगा। और स्टीरिक हिंड्रेंस को ध्यान में रखते हुए आपका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा यार? पैरा होगा। कहने का मतलब है Br को केवल रिंग ही पोलराइज करेगा दोनों केसेस में। यहां पे मैं कोई लुईस एसिड नहीं लूंगा। पोलर मीडियम में फर्क ये होता है, पोलर मीडियम फिनॉल्स को फिनोक्साइड में फटाफट चेंज करेगा और इस पे चार्ज डेंसिटी और बढ़ा देगा रिंग पे, जिसकी वजह से रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे बहुत ज्यादा चार्ज डेंसिटी अवेलेबल होगी, इसीलिए ट्राई सब्स्टिट्यूशन मिला। नॉन पोलर क्या करेगा? फिनॉल को उतना ज्यादा पोलराइज नहीं कर पाएगा, फिनोक्साइड में ज्यादा चेंज नहीं कर पाएगा। इसी की वजह से यहां पर जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो ऑर्थो अलग और पैरा अलग मिलेंगे। बट प्लीज लुईस एसिड्स का यूज मैंने नहीं करा है उसमें। आगे चल सकता हूं, बस ध्यान क्या रखना है, पोलर में ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, नॉन पोलर में या स्लाइटली पोलर मीडियम में नॉन पोलर, या आपका क्या पुत्र स्लाइटली पोलर मीडियम में आप लोगों की जो फिनॉल्स है वो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देती है। कैसे प्रोडक्ट्स देती है? मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स, जिसमें पैरा मेजर होता है। आगे चल सकता हूं, ठीक है ना? चलो अब नेक्स्ट चलते हैं सल्फोनेशन। हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है सल्फोनेशन के लिए मुझे कंसंट्रेटेड H2SO4 चाहिए होता है, फ्यूमिंग साथ में। याद आ रहा है ना? कंसंट्रेटेड H2SO4 जिसमें SO3 के फ्यूम्स होते हैं, तो वही सेम चीज है। सल्फोनेशन के लिए सेम ही इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है, पर ध्यान से देखना फिनॉल्स के केस में जो सल्फोनेशन होती है दैट इज योर टेम्परेचर डिपेंडेंट। मैं मैकेनिज्म नहीं कर रहा क्योंकि सल्फोनेशन की मैं बहुत बार मैकेनिज्म करा चुका हूं। OH में अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 और यहां पर भी मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लेता हूं, फ्यूमिंग ही है ये भी, ठीक है, ये भी फ्यूमिंग है। पर ध्यान से देखना यार, लोअर टेम्परेचर पे अगर मैं बात करूं एट 288 टू 293 केल्विन, ये मेरा लोअर टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन है। यहां पर मैंने टेम्परेचर कंडीशंस हाई रख ली 373 केल्विन, ठीक है। अगर मैं हायर टेम्परेचर पर जाता हूं तो मेरे को पैरा प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। और अगर मैं लोअर टेम्परेचर की बात करूं तो मुझे ऑर्थो प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है ना यार, प्लीज ध्यान से देखना। बेंजीन सल्फोनिक एसिड की ऑर्थो पोजीशन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड की पैरा पोजीशन। प्लीज यहां पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड मिला, यहां पर पैरा सब्स्टिट्यूटेड मिला। कहते हैं अगर आप लोअर टेम्परेचर लेते हो सल्फ्यूरिक एसिड्स के साथ तो आपको काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलता है। कौन सा प्रोडक्ट? काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट। और अगर आप हायर टेम्परेचर पर जाते हो तो आपकी थर्मोडायनेमिक्स रोल प्ले करती है, तो यहां पर आपको थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलता है। तो आप लोगों को क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर आपने फिनॉल्स को लोअर टेम्परेचर पे सल्फोनेशन कराई, वही कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड SO3, अगर टेम्परेचर लोअर रखा तो आपके ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे, मतलब ऐसा प्रोडक्ट्स मिलेंगे जो काइनेटिकली आपके रोल प्ले करते हैं, मतलब जिसमें काइनेटिक्स ज्यादा हो। काइनेटिकली मतलब आपके जो ज्यादा रिएक्टिव प्रोडक्ट्स हों। अगर आप हायर टेम्परेचर पे गए तो आपके वो प्रोडक्ट्स मेजर होंगे या वो प्रोडक्ट सर्वाइव करेंगे तो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा फीजिबल होंगे, मतलब जिनके ऊपर हीट का ज्यादा एक्शन नहीं हो पाएगा, मतलब जो थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल हो पाएंगे। तो यहां पर थर्मोडायनेमिक्स कंट्रोल कर रही है प्रोडक्ट्स को, यहां पर काइनेटिक्स कंट्रोल कर रही है प्रोडक्ट्स को, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसका नाम देखो, ये आपकी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, या अगर आप कॉमन नेम लिखना चाहते हो तो पैरा, नॉर्मल लिखना चाहते हो तो लो यार, पैरा की जगह मैं क्या ले लेता हूं 4 हाइड्रोक्सी,
यहां पर क्या हो गया, दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड, जो मेन चेन होगी वो सल्फोनिक एसिड की होगी, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, तो क्या याद रखना है, अगर हायर टेम्परेचर पर लेकर जाओगे तो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट मिलेगा जो हीट से ज्यादा लिंक्ड होगा, यहां पर जिसकी एक्टिविटी ज्यादा होगी। दिस इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट लोअर टेम्परेचर पर। अगर आपने क्या करा, ये प्रोडक्ट ऑब्टेन होने के बाद इसको फर्दर हीट करा 373 केल्विन, तो ये प्रोडक्ट भी यहां पर चेंज हो जाएगा। मतलब जितना भी काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट है, हायर टेम्परेचर पे जाकर थर्मोडायनेमिक्स उसको गवर्न करने लगेगी, वो प्रोडक्ट थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता रहेगा। मतलब ऑर्थो से वो किसमें शिफ्ट होता रहेगा, पैरा में। तो ये थी आप लोगों की सल्फोनेशन। प्लीज ध्यान से देखो, सल्फोनेशन कैसी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ये हम अल्कोहल्स में भी पढ़ के आ चुके हैं, अल्कोहल्स भी टेम्परेचर, सल्फोनेशन अल्कोहल की भी टेम्परेचर डिपेंडेंट थी। मतलब अल्कोहल अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ आता है, याद करो डिहाइड्रेशन में समझाया था ना, वहां पे भी टेम्परेचर का कीन रोल था। यहां पर भी फिनॉल्स में भी, फिनॉल्स की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर मैं सल्फोनेशन कराऊं तो यहां पर भी आपका टेम्परेचर का मेन रोल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप लोगों की नाइट्रेशन की तरफ। यार बड़ा स्वाद आने वाला है, आओ चलो ध्यान से देखते हैं नाइट्रेशन। ठीक है ना यार, थर्ड चलते हैं आप लोगों की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है नाइट्रेशन। बहुत लोगों ने नाइट्रेशन के रिएजेंट्स याद कर रखे होंगे, तो सबसे पहले उसी रिएजेंट से शुरुआत करते हैं। कंसंट्रेटेड HNO3, कंसंट्रेटेड H2SO4, याद आ रहा है, इसको हम लोग नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। आइए देखते हैं फिनॉल्स में अगर मैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेता हूं तो क्या होता है। प्लीज OH, आप लोगों ने क्या कहा सर, कंसंट्रेटेड HNO3 इन कंसंट्रेटेड H2SO4। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, नाइट्रेटिंग मिक्सचर को यूज करके मेरा नाइट्रोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल आता है। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में आता है। मतलब नाइट्रेटिंग मिक्सचर आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल्स को जनरेट करता है, मतलब बहुत ज्यादा NO2 पॉजिटिव आएगा। रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, NO2 पॉजिटिव बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आधे लोग समझ गए होंगे। प्लीज, जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा। OH NO2 NO2 NO2। प्लीज ध्यान से देखना, इसका नाम बड़ा फेमस है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। मार्केट में बनिए की दुकान पर ये कैसे मिलता है, पिक्रिक एसिड की तौर पर। प्लीज, ये एक ऐसा एसिड है, अगर हाथ पे गिर जाए हाथ जल जाएगा। छोटी छोटी बॉटल में येलोइश टिंट के साथ, येलो कलर का एसिड होता है, प्लीज जला देता है। क्यों? क्योंकि जब इसका आप H रिलीज करोगे और जो कॉन्जुगेट बेस बनाओगे ना, वो बहुत ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। पिक्रिक एसिड एक ऐसा ऑर्गेनिक एसिड है जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरीज में मैं इसको डाल सकता हूं। मतलब इसको आप लोग जब इसके साथ काम करोगे तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, सेम जो आप मिनरल एसिड्स के साथ लेते हो। काफी ज्यादा एसिडिक नेचर होता है, इसकी पीके वैल्यू कम होती है काफी, तो इसका एसिडिक नेचर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भैया अब मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स करने हैं, तो मैं कहता हूं कि नाइट्रेशन की पावर थोड़ी सी कम कर दो। तो आइए देखते हैं क्या कराया जाए कि भैया मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स आ जाए। तो कहते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स के लिए आप डाइल्यूट HNO3 ले लो। क्या ले लो यार आप, डाइल्यूट HNO3। ठीक है ना, क्या ले लिया यार आपने, डाइल्यूट HNO3। डाइल्यूट HNO3 से जो आपकी नाइट्रेशन होगी वो थोड़ी सी पुअर नाइट्रेशन होगी। मतलब जो आप लोगों के प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे यार, मुझे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है,
अगर मैं इसकी परसेंटेज लिखूं तो ये 12 से 13% आता है, ये लगभग मेरा 40% आता है। बाकी आपके वाटर और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स मिलती है, NO मिलती है, NO2 मिलती है, N2O मिलती है, ठीक है। नाइट्रोजन की फर्दर ऑक्साइड्स में मिलती है, बट यील्ड बहुत ज्यादा नहीं आई, देखो यार। अच्छा, दूसरी बात, मेजरली प्रोडक्ट हमारा पैरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। यहां पर मेजर प्रोडक्ट मेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हुआ। प्लीज ध्यान से देखना, मेजर प्रोडक्ट मेरा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हुआ, ये मेरा पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब ध्यान से देखते हैं ऐसा क्यों हुआ। ये चीज समझ आई कि डाइल्यूट HNO3 के साथ जो फिनॉल्स हैं वो मेरे मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स देंगे। मतलब अगर मुझे अकेला NO2 ऑर्थो पे चाहिए, अकेला NO2 पैरा पे चाहिए, तो मुझको क्या कराना पड़ेगा, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन करानी पड़ेगी। यील्ड बढ़ाने के लिए और भी प्रोसेस है, वो मैं अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। यील्ड बढ़ाने के लिए आप लोग सबसे पहले फिनॉल की डायजोटाइजेशन करोगे, वो पैरा नाइट्रोसोफिनॉल्स बनाएंगी और फिर आप उसको आगे जाके हाइड्रोलाइज कराओगे यार, तो वो जाके पैरा नाइट्रो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा की यील्ड मेजर करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा। सबसे पहले मैंने क्या बात करी कि डाइल्यूट HNO3, OH में अगर मैं डाइल्यूट HNO3 डालता हूं तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनती है, पैरा नाइट्रोफिनॉल बनती है। यहां से सवाल आता ही आता है थ्योरी का। अब दूसरी चीज, मेजर प्रोडक्ट क्या बना मेरा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। वाई? अब ध्यान से देखना प्लीज, मैं NO2 को खोल कर लिख रहा हूं, ठीक है। मैंने अंदर के भी ऐसे लिखे, इनको भी ऐसे कर लेता हूं ताकि आप लोग चीज समझ पाओ, ठीक है ना। ध्यान से देखना, ये N, ये डबल बॉन्ड हो, ये डेटिव बॉन्ड होता है, इस डेटिव बॉन्ड को मैं खोल देता हूं यार, O नेगेटिव और N पर पॉजिटिव, ठीक है ना। डेटिव बॉन्ड को ऐसे खोल के लिख सकता हूं। अब क्या हुआ, ये O और H के बीच में चिलेशन इफेक्ट, या आप लोगों की लैंग्वेज में बोल लूं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर क्या हो गई गुरुजी मेरी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से मेरी ये कंपार्टमेंट या मेरी ये रिंग ज्यादा स्टेबल हो गई, ठीक है। प्लीज, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऑर्थो इज योर मेजर प्रोडक्ट। पैरा में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ध्यान से देखना पैरा में कैसे होती है, पैरा को भी खोल के दिखा देता हूं, ठीक है। ये मैंने फिर O नेगेटिव और N पे पॉजिटिव रखा है। यहां पर ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के साथ होती है, ध्यान से देखना। यहां पर इसके साथ होती है। This type of hydrogen bonding is termed as intermolecular, जो within the molecules हो, दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये एक ही मॉलिक्यूल के बीच में चल रही है। दिस इज योर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दिस इज योर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो याद रखना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल मेजर प्रोडक्ट बनता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल माइनर प्रोडक्ट बनता है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट चीज, आप इनको सेपरेट कैसे करेंगे इनके मिक्सचर को, तो आप इनको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे, बिकॉज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो स्टीम वोलेटाइल है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा मेरे भाई लोगों, कम होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इसके अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके अंदर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। दोबारा सुन लो, ये स्टीम वोलेटाइल है। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्टीम वोलेटाइल, therefore you can separate orthonitrophenol and paranitrophenol through steam distillation. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू पैरा आइसोमर कम होगा। यहां पर इंट्रामोलिकुलर होती है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर होती है। दूसरी चीज, लास्ट लेक्चर्स में जब मैंने एसिडिक नेचर स्टडी करा था तब आप लोगों को बताया था
कि प्लीज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये वाला H इतनी आसानी से नहीं जाता, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। तो प्लीज ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज वीक एसिड देन योर पैरा नाइट्रोफिनॉल। कायदे से तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल को ज्यादा होना चाहिए था, -R और -I NO2 का ज्यादा होगा ना यार, -I पास से लग रहा है। बट दूसरी चीज यहां पर एक चिलेट रिंग फॉर्म होती है, मतलब एक रिंग आती है किसकी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, जिसकी वजह से ये H रिलीज इतनी आसानी से नहीं कर पाता। तो मैं लिख देता हूं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज योर स्टीम volatile, low MPBP, similarly less acidic due to intramolecular hydrogen bonding। छाप लो इसे, पॉइंट को याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन की तरफ। मतलब मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराने जा रहा हूं, पर मैं अब फिर बोल देता हूं कि फ्रीडल क्राफ्ट में बहुत अच्छी यील्ड्स नहीं आती। रीजन कुछ बच्चे शायद जज कर चुके हैं, क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट में मेरे को लुइस एसिड्स की नीड होती है। देखो, अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कराने जा रहा हूं तो आई नीड एल्काइल हैलाइड विद एनहाइड्रस AlCl3। तो मेरे को ये क्या करेगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स देगा, एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर। अब भूल तो नहीं गए इसकी मैकेनिज्म, क्लास 11 में भी कराई थी, क्लास 12 में भी कराई थी। AlCl4 बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा और ऑर्थो पे अलग पैरा पे अलग, जिसमें पैरा आपका क्या होगा, स्टीरिक हिंड्रेंस की वजह से मेजर प्रोडक्ट होगा। पर इस ओवरऑल रिएक्शन की यील्ड इतनी नहीं आती। क्यों? क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 क्या है, मेरा एक लुइस बेस है, और जो मेरी फिनॉल्स हैं लोन पेयर चार्ज डेंसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये कैसी बिहेव करती हैं, लुइस बेस। तो लुइस एसिड और लुइस बेस से क्या फॉर्मेशन होती है, मेरी सॉल्ट फॉर्मेशन होती है। तो याद रखना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस की यील्ड नहीं आती, जो थोड़ी बहुत यील्ड आती है उसमें पैरा मेजर होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आप लोगों की कपलिंग रिएक्शन। देखो यार, ये अल्कोहल्स की रिएक्शन नहीं है, ये सिंपल फिनॉल्स की रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन के बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर सकते हो अल्कोहल्स और फिनॉल्स को। ये फिनॉल की वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, ठीक है। अमीन्स भी दिखाते हैं ये रिएक्शंस, फिनॉल्स भी दिखाते हैं ये रिएक्शन। मतलब अगर आपको अल्कोहल को फिनॉल, मतलब कोई भी अल्कोहल और एक जगह फिनॉल रखी हो, तो फिनॉल ये रिएक्शन दे देगा, कोई भी अल्कोहल ये रिएक्शन नहीं देगी। इस रिएक्शन का नाम है रिएक्शन विद BDC, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स या बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को हम लोग कपलिंग रिएक्शन की तरह पढ़ते हैं। पहले मैं रिएक्शन कर देता हूं, आसान तरीके से आपको समझा भी देता हूं। इसकी मैकेनिज्म हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट्स चैप्टर 4 जो अमीन्स है उसमें पढ़ेंगे इसकी मैकेनिज्म को, ठीक है, जब मैं अमीन्स के साथ इसकी कपलिंग कराऊंगा। तो अभी के लिए सिंपल हम लोग रिएक्शन समझते हैं। ये भी एक तरीके की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होती है। तो क्या है, फिनॉल्स की रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स विद BDC, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। व्हाट इज BDC? याद करो, BDC होता है N ट्रिपल बॉन्ड NCl, N2Cl होता है ना, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव। यहां मैंने फिनॉल बनाया और मैंने जानबूझ के पैरा पोजीशन से दिखाया। क्यों? क्योंकि जो कपलिंग होती है वो पहले पैरा पोजीशन पे होती है। अगर पैरा ब्लॉक्ड होता है तो ऑर्थो पे जाती है, ठीक है। कैसे जाती है उसकी मैकेनिज्म बताया, अभी अमीन्स में डिस्कस करूंगा। अभी सिंपल इस रिएक्शंस को अपने माइंड में फ्रेम कर लेना कि यार ये फिनॉल ऐसी रिएक्शन दिखाते हैं। आपको वीक एल्कलाइन मीडियम चाहिए। क्या चाहिए यार? वीक एल्कलाइन मीडियम, मतलब मेरे को जो pH रखना है वो 9 से 10 रखना है, ठीक है। अब क्या करना, सिंपल HCl गायब कर देना और क्या आ जाएगा यहां पर आप लोगों को, N डबल बॉन्ड N OH, ठीक है। सिंपल ये मॉलिक्यूल बना प्लस HCl बाहर,
ध्यान से देखना इस मॉलिक्यूल को कहते क्या है। ऑर्थो मेटा पैरा, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ये आपकी प्लीज एजोडाई फॉर्मेशन रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है यार, इससे क्या बनती है, एजोडाई बनती है। इस रिएक्शन को कपलिंग रिएक्शन कहा जाता है। ये कैसी रिएक्शन है यार आप लोगों की, कपलिंग रिएक्शन है। कपलिंग रिएक्शन में क्या फॉर्म होता है, एक तरीके की एजोडाई। ये मैंने आपको बताया ना यार कि डिस्टिंग्विश टेस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि अल्कोहल बीडीसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। फिनॉल बीडीसी के साथ वीकली अल्कलाइन मीडियम में पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन एक एजोडाई बनाती है, जिसका मेरा कलर ऑरेंज कलर का होता है। प्लीज ध्यान से देखना। तो ये आप लोगों का एक डिस्टिंग्विश टेस्ट भी बन गया, अल्कोहल्स वर्सेस कोई भी अल्कोहल हो, मेरे को किसके साथ डिस्टिंग्विश करना हो, फिनॉल के साथ, तो मैं इस टेस्ट को यूज कर सकता हूं। नेक्स्ट क्लास में और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फिनॉल्स वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाते हैं, क्योंकि जो फिनॉल की रिंग है वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट लेक्चर जेई नीट सीबीएसई सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में दो ऐसी मेन नेम रिएक्शंस कराऊंगा इस चैप्टर की जो पूछता ही पूछता है, प्लस उसकी मैकेनिज्म कराऊंगा। मैकेनिज्म नहीं है आपकी सीबीएसई में, बट स्टिल मैं दो रिएक्शन जिनकी बात कर रहा हूं, दैट इज योर रीमन टीमन रिएक्शन, क्योंकि रीमन टीमन रिएक्शन है, और दूसरी आपकी कोल्ब्स रिएक्शन है। प्लीज जितनों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे, लेक्चर्स देखो। आज का लेक्चर भी बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने बात करी, हेलोजिनेशन पे बात करी, ये भी बताया कि हेलोजन में लुईस एसिड्स नहीं चाहिए, पोलर में अलग प्रोडक्ट मिलेगा, नॉन पोलर में अलग मिलेगा, सल्फोनेशन टेम्परेचर डिपेंडेंट है, नाइट्रेशन में अलग प्रोडक्ट मिलेगा, फिर नाइट्रेशन में ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल्स के बीच में डिस्टिंग्विश कराया, एक में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसके बाद हम लोगों ने क्या कराई, सल्फोनेशंस भी कराए, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस भी कराई, और आपको एक आज नई रिएक्शन कराई। ये रिएक्शन हम लोग 4th यूनिट में फिर से मेजरली डिस्कशन करेंगे, बहुत मेजर डिस्कशन करेंगे 4th यूनिट में। इसकी पूरी मैकेनिज्म कराऊंगा 4th यूनिट में जेई वालों को प्लीज। पर अभी आप लोग ये देखिए कि फिनॉल्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है बीडीसी के साथ, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ वीकली अल्कलाइन मीडियम में एजोडाई फॉर्म करते हैं। तो ये आपकी अल्कोहल वर्सेस फिनॉल, मतलब एक डिस्टिंग्विश टेस्ट हो गया जब आपके पास अल्कोहल्स हो, फिनॉल्स हो। नेक्स्ट लेक्चर प्लीज काफी इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना। रीमन डीमन और कोल्ब्स और एक दो और रिएक्शन कराऊंगा जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बची हुई है। लास्ट लेक्चर होगा आप लोगों का अल्कोहल्स और फिनॉल्स का। उसके बाद हम लोग ईथर्स पे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, घर रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, फिर वही हमारा ड्रिल, क्या भाड़ में जाना, भीड़ में नहीं। धन्यवाद।